हाँ ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लेकिन ये इतनी पहले हुआ है कि हम इसका अब कुछ नहीं कर सकते। अब जैसा है वैसा ही रहेगा। राम के शहर में, राम के देश में, राम टेंट में रह रहे हैं और केस लड़ना पड़ रहा है। उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे। मेरे ख्याल से वो एक नेशनल कलंक था। नमस्कार साथियों, राम का देश, राम के लोग, फिर भी हम लोगों ने 550 साल इंतजार किया है। ये कलंक है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। क्योंकि साथियों, जिस देश में राम को इतना माना जाता है, इतना उनकी पूजा की जाती है, उस देश में राम लला को टेंट के अंदर रहना पड़ा। तो साथियों, ये कितने शर्म की बात है। और ये नहीं है कि साथियों क्यों जरूरी है, क्योंकि जब 550 साल पहले मंदिर को तोड़ा गया, उसके बाद ये कैसे साबित हुआ कि यहाँ पे पहले राम लला ही विराजमान थे। तो साथियों, इस वीडियो में आज हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा और कोर्ट ने कैसे अपना फैसला सुनाया कि यहाँ पे पहले राम मंदिर ही था। आखिर किन तथ्यों के ऊपर जो है कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। तो साथियों, आज इस वीडियो के अंदर में ये भी पता चलेगा। और वीडियो साथियों काफ़ी लंबा होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका ये पहला पार्ट है। आज पहला पार्ट आ रहा है, उसके बाद 1-2 दिन के बाद मैं दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा। तो साथियों, इसमें जब से मंदिर टूटा है उस ज़माने से, तब से आज तक किन किन लोगों ने मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया है, क्या क्या हुआ है उनके साथ, इन सब चीज़ों का ब्यौरा साथियों इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो साथियों, आज पूरा वीडियो आप लोग देखिए और देखने के बाद समझिए कि हम लोगों के साथ क्या हुआ है, हमारे इतिहास के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। तो देरी ना करते हुए साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ओरिजिनल वीडियो आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। देरी ना करते हुए साथियों, आइए हम लोग वीडियो शुरू करें, वीडियो देखें, उसके बाद तो फिर उस पर अपनी चर्चा करेंगे। तो 1, 2, 3। राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, बिल्कुल, एंड इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट। हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है बहुत ज़ोर शोर से। बिल्कुल। सो टेल मी, राम मंदिर भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी बड़ी बात क्यों है ऐसे? देखिए राज, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना। इनॉग्रेशन इज लूज वर्ड, प्राण प्रतिष्ठा, बिकॉज हमारे यहाँ जब मंदिर में जो मूर्ति होती है उसमें प्राण माने जाते हैं, आ जाते हैं, इस तरह से पूजा होती है, जो पूजा की विधि है। और अगर आप राम मंदिर का केस देखेंगे तो राम मंदिर का केस किसने जीता, अगर ये क्विज क्वेश्चन पूछो उसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो रामलला विराजमान ने जीता। तो रामलला विराजमान मतलब रामलला हिमसेल्फ वॉज अ पार्टी एंड ही वन द केस। उन्होंने कॉन्टेस्ट करा कि भाई मेरा घर वापस दो, एंड ही वन द केस। तो रामलला विराजमान, बल्कि जो पहली प्ली थी कि रामलला विराजमान लीगल एंटिटी है क्या। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे, 1000 पेज का ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर है, जो नवंबर 2019 में आया। उसमें जो डिक्री मिली है, मतलब जो आपको रिलीफ जिसे हम कहते हैं, वो रामलला विराजमान को मिली है। और उसके साथ एक कोई व्यक्ति लगा देते हैं, एक जो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो रामलला विराजमान का घर है वहाँ पे। तो जो ये परजवरेंस है ना, जो भारत का परजवरेंस है, जो झारूपन है भारत का, कि भारत इतने आक्रामताओं के बाद भी आज भारत की सभ्यता ही है। बाकी तो पूरा विश्व नया है। जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं तो सब मर चुकी हैं, पूरा विश्व नया है। हमारी सभ्यता जो टिकी है, जो भगवान राम ने जो डीएनए हमारे अंदर इंसीव कर दिया ना, कि भाई 14 साल की इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद मैं वापस गया, मैं राजा राम बना, राइट। तो आई थिंक वो हम सबके डीएनए में, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भारत की सभ्यता टिकी है आज तक, देखिए आज हम चंद्र की पूजा भी करते हैं और चंद्रयान भी भेजते हैं। हम टाटा हमारी जाके लंदन की कंपनी कार की खरीद लेती है, लेकिन वो कार हम खरीदते हैं तो पहले वो मंदिर जाती है। तो सभ्यता और विज्ञान को एक साथ लेके हमारा ही देश चल पाता है और चल सकता है ना। हमारे अभी चंद्रयान भी गया, तो जो साइंटिस्ट थे एक दिन पहले पूजा करने गए वो मंदिर में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि ओल्ड सिविलाइजेशन आपको ताकत देती है, ज्ञान भी देती है, विज्ञान का ज्ञान भी देती है, और आज की जो आपकी विज्ञान की ताकत है, जो मॉडर्न है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो राम है मेरे ख्याल से। तो उनका प्रतीक, उनके घर से चला जाना, एक टेंट में रहना, मेरे ख्याल से वो एक नेशनल कलंक था हमारे ऊपर। मैं जब भी उस मंदिर में जाता था, मंदिर में मतलब आपको पता, वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था अब तक ना। राम एक टेंट में थे, छोटी सी कैनपी लगी थी, वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी थी, आप उसमें देख सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेटस को मेंटेन करना है। तो स्टेटस को क्या था, जब वो आखिरी लगा तो किसी को बुरा लगा कि राम की मूर्ति पर बारिश धूप आ रही, तो एक टेंट लगा दिया। टेंट मतलब एक तिरपाल सा लगा दिया, टेंट भी नहीं था वो ठीक सा, एक तिरपाल सा लगा दिया, उसी में राम थे। जैसे ही वर्डिक्ट आया तो योगी जी ने एक मेकशिफ्ट थोड़ा सा लकड़ी का टेम्पल बना दिया उसी जगह पे, जब तक
पास में मंदिर बड़ा बन रहा था। तो जब भी मैं उस मंदिर को देखने जाता था दुख भी आता था, गुस्सा भी आता था कि राम के शहर में, राम के देश में, राम टेंट में रह रहे हैं और केस लड़ना पड़ रहा है, उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे। तो इसलिए जो परसेवरेंस की जो लड़ाई थी, जो परसेवरेंस की जो लेसन था हमारा, वो राम देते हैं। इसलिए उस मंदिर का महत्व केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है, उसका बहुत लार्जर महत्व है। ये स्टार्ट कब हुआ था? आप बोल रहे थे कि जी, राम को राम के शहर में, राम के राज्य में ही लड़ाई करनी पड़ रही है खुद के लिए। अब ये केस तो हुआ, देखिए 528 साल पहले बाबर ने मीर बाकी से कहा कि इसको तोड़ दो। और ये सबको पता है कि वो क्योंकि भारत की सभ्यता का, हिंदू सभ्यता का बहुत बड़ा प्रतीक था, इसलिए तोड़ा उसको। क्योंकि वो तो कोई नर्व सेंटर भी नहीं था इंडिया का उस समय, वो तो कोई प्रशासनिक सेशन नहीं था, कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था वहाँ पे जिसको मार गिराना था, कोई बड़ा बिजनेस सेंटर नहीं था। तो उन्होंने चुन के कि भाई अगर आप इनकी आस्था को तोड़ दो, इनका मन टूट जाएगा, इनकी शक्ति टूट जाएगी, राम इनकी देश की शक्ति है, इसको तोड़ दो। तब उसने तोड़ा। और उसके बाद फिर जितने भी हमारे अकाउंट्स आते हैं, जो हमारे कोर्ट के पेपर्स में भी आए, जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे, वो देखते हैं वहाँ पे पूजा अर्चना ही चल रही है। मतलब वो मस्जिद इज़ नॉट अ यूज्ड मस्जिद। और बल्कि यही लीगली हमारे फेवर में भी गया, हिंदुओं के फेवर में क्या गया कि द लॉन्गेस्ट पोजीशन किसके पास था, लॉन्गेस्ट प्रैक्टिसिंग पोजीशन किसके पास था। बल्कि काफ़ी 1800 में आते आते अंग्रेजों के समय का एक ऑर्डर जो काम में आता है कोर्ट केस में, अंग्रेज डीएम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वो एसपी को लिख रहा है कि कल रामनवमी है, लाखों लोग आने वाले हैं, बंदोबस्त कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? कोर्ट केस का मतलब कि वो प्रैक्टिसिंग जगह है, वहाँ पे रामनवमी के दिन, राम के त्यौहार के दिन लाखों लोग उस स्ट्रक्चर के आसपास आ रहे हैं। और ऐसा कोई भी डिक्री है, ऐसा कोई भी रमज़ान या किसी मुस्लिम फेस्टिवल के अराउंड नहीं है। तो मस्जिद बना के तो छोड़ दी चिढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ही नहीं थी उस एरिया में, वो तो बहुत दूर थी, मुस्लिम तो दिल्ली और अर्बन एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट थे। तो वो हमारे फेवर में आया और फिर वो चला। फिर 1949 में कुछ लोग कहते हैं रामलला प्रकट हुए, कुछ लोग कहते हैं रखे गए। लेकिन मज़े की बात है, जो उसकी पहली पूजा अर्चना हुई वो किसने करी? वो जो अब मैं आपको कनेक्ट करूंगा, वो बड़ा कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं उसको, मैं तो उसको देव योग कहूँगा। वो करी महंत दिग्विजयनाथ ने। महंत दिग्विजयनाथ कौन है? वो योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु हैं, मतलब उनके गुरु के गुरु हैं। पहली अर्चना पूजा जो करी उसमें वो महंत दिग्विजयनाथ ने। गोरखपुर से अयोध्या करीब 2 घंटे का रास्ता है और वो बहुत एक्टिव थे महंत दिग्विजयनाथ। महंत दिग्विजयनाथ ने पहली पूजा करी, ठीक है। अब जब वीएचपी मूवमेंट शुरू करती है, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, 1949 से हम 1984 के आसपास आते हैं, जब वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में बड़ा एक मुहिम चलाती है, मूवमेंट चलती है कि हम राम मंदिर की स्थापना करेंगे। अब अशोक सिंघल जी का कहना था कि मैं इसका लीडर नहीं रहूँगा, कोई एक संत ही इसका लीडर रहेगा। तो कौन लीडर बनता है उसका जो जितनी भी समितियां बनी, अलग अलग नाम थे उनके, राम मंदिर समिति, राम निर्माण समिति, जो जितनी भी समितियां बनी उनके जो अध्यक्ष थे वो थे महंत अवैधनाथ। महंत अवैधनाथ कौन है? वो योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं, जो सीधे सबसे पहले गुरु हैं। तो महंत अवैधनाथ वीएचपी का सबसे पहला मूवमेंट शुरू करते हैं। और जब पहली बार मूर्ति प्रकट हुई थी तो महंत दिग्विजयनाथ थे। और आज जब मंदिर बन रहा है तो योगी आदित्यनाथ एक इतने बड़े पद पे हैं, वो महंत तो हैं ही गोरखनाथ मठ के, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के, जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ है, जो अगर पॉपुलेशन की नज़र से देखूँ तो 5वां या 6वां सबसे बड़ा देश है विश्व का, उतने बड़ी जगह के वो लीडर हैं। एक तो ये देवी हुआ। दूसरा देवी योग ये तो हो गया वीएचपी की तरफ से, मतलब एक संगठन समाज की तरफ से। पॉलिटिकली इस टॉपिक को जब वीएचपी ने छोड़ा तो कोई से टच नहीं करना चाहता था, बोलते नहीं ये तो बहुत कम्युनल टॉपिक है। बीजेपी डिसाइडेड 1989 में हिमाचल प्रदेश में पालमपुर एक जगह हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे बीजेपी का बड़ा अधिवेशन हुआ। तो बीजेपी ने उस अधिवेशन में इस एजेंडा को अपने पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल कर लिया कि अब से हमारे हर मैनिफेस्टो में इस पे जो भी हम वेट ऐड कर पाएंगे, जो भी हम सरकारी रूप से कर पाएंगे, जो भी हम लीगल रूप से कर पाएंगे, ये मुद्दा और तब से लेकर 1989 से लेकर जो 2019 का इलेक्शन हुआ है, वो तब से, चाहे वो कोalition सरकार बनाई उन्होंने, जो भी बनाई, तब से वो बीजेपी के एजेंडा में है। और जो जब राजनीतिक रूप से लिया उसका, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने बड़ी यात्रा शुरू करी 1990 में, रथ यात्रा शुरू करी, जो सोमनाथ से लेकर उसको जाना था अयोध्या तक। तो लेकिन इसमें मैं जो देवयोग कॉन्सिडेंस बता रहा हूँ, इस पूरी यात्रा का जो मैनेजर थे वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये पूरी यात्रा की कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी, कौन सा व्हीकल, कौन साथ चलेगा। और आपको देखेंगे भी नरेंद्र मोदी यंग से, दाढ़ी के साथ, काली दाढ़ी के साथ, वो साथ में आपको, जब भी आप अडवाणी जी की फोटो देखेंगे तो साइड में आपको नरेंद्र मोदी दिखेंगे। तो सामाजिक धार्मिक रूप से महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, योगी आदित्यनाथ, वो एक जो धार्मिक रूप से आती है। और जो आंदोलन चल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी शुरू से जुड़े हैं। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ये देवयोग है। फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फेवर में जो बोला कि कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर विल हैपन, जी, तो
क्या ग्राउंड्स पे वो पता चला, जी, जी। किस बेसिस पे ये डिसाइड हुआ? जी 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 क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन जो है, एक साइड बोल रही है कि वहाँ पे एक्स बनना चाहिए, दूसरी साइड बोल रही है वहाँ पे वाई बनना चाहिए, जी, जी। और ये काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है, जी। राइट? तो लीगल आपने बोला कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व हुआ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अ मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू सेलिब्रेट। तो इस मोमेंट में लीगल स्टैंड पॉइंट से कैन यू हम लोग को ईजी लैंग्वेज में समझा सकते हो? जी जी, मैं कोशिश करता हूँ आसान भाषाओं में समझाने में, आसान भाषा में समझाने में। जैसे मैंने कहा, ये केस पहले हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने भी बहुत अच्छा एनालिसिस करा और उसका वर्डिक्ट दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, 30 दिन 40 दिन मेरे ख्याल से। भारत हाई कोर्ट ने 3 कर दिया था ना, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर, दो पार्ट हिंदू, एक पार्ट मुसलमान, निर्मोही अखाड़ा को एक पार्ट, रामलला विराजमान को एक पार्ट, एक पार्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड को। अब जब भी सुप्रीम कोर्ट में आया, तो जब भी सुप्रीम कोर्ट में आता है तो हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट है, उसको भी रिव्यू करा जाता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और उसमें हाई कोर्ट के इनपुट्स भी हैं, वो किस बेसिस पे है, उसमें बहुत सारे बेसिस हैं। और उसमें ये नहीं प्रूव करना है, मतलब ये भी प्रूव करना है, लेकिन लार्जली ये नहीं प्रूव करना है कि राम पैदा हुए नहीं हुए। ये टाइटल सूट है। टाइटल सूट मतलब ऐसा है कि मैं आपके घर पे कब्जा कर लेता हूँ और आप मेरे अगेंस्ट में केस करते हैं, बस यही है। टाइटल सूट क्या होता है भाई? टाइटल किसका है, किसके नाम पे वो खाता चढ़ा है, किसका कब्जा है उस पर। अब जो कब्जे का केस होता है, उसमें एक टर्म होती है एडवर्स पोजीशन, ओके, है ना? या फिर चलिए एडवर्स पोजीशन को छोड़ते हैं, लंबा कब्जा किसका है, या लंबे समय तक उस स्थान पे कौन था। तो दोनों पक्षों को ये प्रूव करना था कि लंबे समय पे वहां था कौन। देखिए, हिस्टोरिकल चीज है, तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स काम आए वो आपको सुनने में मजा आएगा। तो पहले तो 1528 के पहले मंदिर था, ये कैसे पता लगेगा? यानी पहले था, पहले होना चाहिए, कोई फोटो तो थी नहीं, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम था नहीं। तो कहाँ से आता है? गुरु नानक देव से। गुरु नानक देव मंदिर गए, वो आपको गुरु नानक देव के अकाउंट्स में मिलता है, जो भी सिख अकाउंट्स उसमें मिलता है कि गुरु नानक देव मंदिर गए, उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करी और वहाँ पे अकाउंट आता है, यानी मंदिर था तभी तो गुरु नानक देव ने पूजा करी। तो वो हुआ कि हाँ 1528 में मंदिर था। फिर वो तोड़ा गया। फिर 1528 के बाद के जो ट्रैवलर्स हैं, वो चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं, वो क्रिश्चियन ट्रैवलर्स हैं, जेसुइट हैं, एक वो ट्रैवल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक तो जो स्ट्रक्चर है उसको भी वो मंदिर ही कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो मस्जिद बन चुकी है अब तो 1915 के बाद, उसके बाद तो मस्जिद बन चुकी है, लेकिन वो स्ट्रक्चर मंदिर को तोड़ के ही बनाया गया है। और मंदिर को बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ा गया है। जो कसौटी पिलर्स हैं 16 वो मंदिर के ही लगे हुए हैं। उसमें बहुत सारी मूर्तियां बीच में, जो एम्बेडेड मूर्तियां उसी दीवार में लगी हुई हैं। और वहाँ पे पूजा अर्चना हिंदुओं की चल रही है। वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हिंदुओं को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वो पूजा अर्चना चलती रही। उस पूजा अर्चना के अकाउंट्स बहुत सारे ट्रैवलर्स ने बताए। फिर 1885 में करीब एक पिटीशन होती है, एक निर्मोही अखाड़ा के एक संत पिटीशन करते हैं कि हमें जहाँ रामलला की मूर्ति है, क्योंकि सब तो टूट चुका था, वहाँ पे कैनोपी बनाने की इजाज़त दी जाए। कैनोपी मतलब एक छोटा सा शेड बना दिया हम ना, एक तिरपाल छतरी सी सीमेंट की, या मतलब पक्की छतरी बना दी जाए। और उस समय गोरों की सरकार थी, तो गोरों के जब कोर्ट में गया तो उसमें लिखा हुआ है कि हाँ ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लेकिन ये इतनी पहले हुआ है कि हम इसका अब कुछ नहीं कर सकते, अब जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन उन्होंने 2 बाउंड्री बना दी, एक रेलिंग बना दी। वो रेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है केस में, कि इनर कोर्टयार्ड में ये पूजा करेंगे, आउटर कोर्टयार्ड में ये पूजा करेंगे, मतलब कहाँ मुस्लिम पूजा करेंगे, कहाँ हिंदू पूजा करेंगे। तो उन्होंने डिस्टिंक्ट, और उसमें पूजा होती रही, सालों पूजा होती रही। जैसे मैंने आपको बताया कि एक डीएम का ऑर्डर एसपी को, वो भी काम आया हिंदू पक्ष को, कि वो कह रहा है कल रामनवमी है, लाखों लोग आने वाले हैं, कल सीता विवाह है, सीता विवाह एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, सीता विवाह है, कल दीपावली है, इतने लोग आने वाले हैं। लेकिन ऐसा किसी भी मुस्लिम फेस्टिवल में नहीं है। इससे क्या प्रूव होता है कि किसका पोजीशन था, कौन वहाँ पे प्रैक्टिसिंग है। फिर मजे की बात है कि जब आपको कोई भी पोजीशन होल्ड करना है, जिसको आप अपना कब्जा दिखाना है, तो वो कब्जे में 3 टर्म होते हैं। इट शुड बी अनइंटरप्टेड, इट शुड बी कंटिन्यूअस, इट शुड बी अनडिस्प्यूटेड। अगर आपका एक 12 साल, वैसे 12 साल माना जाता है एडवर्स पोजीशन को, 12 साल तक आपका ऐसा पोजीशन है तो वो पोजीशन आपका हो जाता है। और फिर उसमें स्कंद पुराण से श्लोक आया कि कहाँ पे राम जन्मभूमि है, सरयू से कितनी दूर, इससे कितनी दूर, तो वो हमारे स्क्रिप्चर से। तो इट्स अ ट्रायंगुलेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्ट्स, कि गुरु नानक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो मुस्लिम रिकॉर्ड्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो ट्रैवलर्स आए हैं वो भी यही कह रहे हैं। लॉन्गेस्ट पोजीशन भी आपके पास है। फिर आर्कियोलॉजी में नीचे एक मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, जो डीएम की रिपोर्ट है पहली, उसमें भी देखते हैं मंदिर के सिंबल हैं। वो सब मिला के वर्डिक्ट दिया गया कि यहाँ पे राम जन्मभूमि, ये राम जन्मभूमि है और इसमें मंदिर बनना चाहिए। और जो ज़मीन थी पूरी 2.5 एकड़ की, वो करीब 2.64 एकड़ की, और जो पूरी 67 एकड़ की जो ज़मीन जो सरकार ने एक्वायर करी थी उसके लिए, वो पूरी मंदिर को दे दी गई है। और मंदिर को दे दी गई और कहा गया कि एक ट्रस्ट बनाई जाए, जिसको आज हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बोलते हैं, जिसकी तरफ से इन्विटेशन आ रहे हैं। ओके, एंड आपने बात करी अबाउट फंड्स जी, कि ये जो पूरा मंदिर का जो डेवलपमेंट हुआ है जी,
वो पूरा डेवलपमेंट एक ट्रस्ट के थ्रू हुआ है, जिस ट्रस्ट ने फंड रेज किया, जैसे आजकल की भाषा में क्राउड सोर्सिंग क्राउड फंडिंग के बेसिस पे, राइट। तो ये गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, क्राउड फंडिंग के वजह से। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन की गई और जो बचे हुए फंड्स हैं उसका कैसे उपयोग करेंगे, क्योंकि व्हाट आई रेड कि 900 करोड़ के आसपास लग चुके हैं मंदिर बनाने में और 3000 करोड़ से ज़्यादा अभी भी कलेक्ट हुए हैं, पड़े हुए हैं बैंक में। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यूअर के मैं आ सकता है भाई आपने ज़्यादा पैसे बना लिए, मंदिर तो 1000 करोड़ का बना, 2000 करोड़ तो आप ले जाएंगे, है ना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब ऐसी कोई ट्रस्ट बनती है तो ऑडिट होती है, और ये ट्रस्ट तो और ज़्यादा स्कैनर में रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है, हर आदमी उसमें इधर से उधर से देखेगा कि क्या है। तो जो मैं सुनता हूँ चंपत राय जी जो ट्रस्ट के एक बड़े शीर्ष व्यक्ति हैं, उनके बड़े बड़े इंटरव्यू आ रहे हैं, कई इंटरव्यू आए हैं। तो जो अभी जो मंदिर 22 जनवरी को खुला है वो केवल राज पहला फेज़ है, मंदिर में बहुत कुछ होना है। उसमें म्यूजियम बनेगा, उसमें हॉस्पिटल बनेगा, उसमें खाने की जगह बनेगी। अभी भी खाने की जगह लेकिन छोटी जगह है। जब आप जाएंगे, जैसे आपको पता हो काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है वहाँ अन्नपूर्णा देवी की एक किचन है एक तरह से, उसमें आप कोई भी जाके मुफ्त खाना खा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी विधाएं बनती जाएंगी। ये पहला फेज़ है, शुभ मुहूर्त था तो इसका लॉन्च हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आप दर्शन कर पाएंगे अगले दिन से, कोई भी व्यक्ति भारत का दर्शन कर पाएगा। लेकिन मंदिर बढ़ता जाएगा और जैसा मॉडल देख रहे हैं वैसा अभी हमें मंदिर उतना वैसा नहीं दिखेगा, उसकी कुछ चीज़ें अभी बची हैं। तो मंदिर बनने में एक तो काफ़ी पैसे लगेंगे और मंदिर के आसपास की विधाएं, धर्मशाला, लोगों के रुकने का, लोगों के भोजन का, वो चलता रहेगा। और कुछ कॉर्पस ऐसा भी रहेगा मेंटेनेंस का, और जो कॉर्पस फंड होता है जिससे आप उस को मेंटेन कर पाएँ, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट निकाल पाएँ, उसमें जो पुजारी हैं, अर्चना है, उसको सुचारू रूप से चला पाएँ। तो वो बहुत ऑडिटिक बहुत अच्छे से होगा। उसमें बहुत सीनियर IAS ऑफिसर निपेंद्र मिश्रा जी जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हुआ करते थे, वो भी ट्रस्ट का पार्ट है। तो वो बहुत सुचारू रूप से बहुत सुचिता से चल रहा है ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को पूरे इस प्रोग्राम को जो हेड कर रहे हैं जी, वो निपेंद्र मिश्रा जी हैं। निपेंद्र मिश्रा जी, वो प्राइम मिनिस्टर के पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। जी। सो वाई डू यू थिंक कि वो इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है और उनको ही क्यों चुना गया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए? मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द कंट्री। निपेंद्र मिश्रा जी, अगर आपको पता हो जब नरेंद्र मोदी जी ने उनको लिया था तो वो रिटायर हो चुके थे। तो उनको रिटायरमेंट के बाद बुला के एक तरह से ट्राई का रूल चेंज करके उनको लिया गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज़ ना। जैसे कुछ लोगों का मतलब केवल आप यू हायर देम फॉर द ब्रेन, राइट। तो क्या खासियत है, आपको क्या लगता है? हाँ, देखते हो तो करियर डिप्लोमेट हैं उनके, वो उत्तर प्रदेश में बहुत समय रहे, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी तक रह चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश में बहुत समय से रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से कि वो एक वेटरन ब्यूरोक्रेट है, अब रिटायर, उनकी सेवा समाप्त हो चुकी है। तो एक व्यक्ति ऐसा जो धन को देख पाए, जो कानून को देख पाए, जो सरकार की तरफ से जो सरकारी उसमें क्या नियमावली हो सकती है उस तरह से उसको मैनेज कर पाए, तो एक व्यक्ति रखना था। तो मेरे ख्याल से इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट इसलिए उनको रखा गया उसमें। हर जगह हम हर मंदिर में जब देखते हैं जी, तब राम भगवान, लक्ष्मण, सीता, साथ में उनकी मूर्ति रखी रहती है वहाँ पे, राइट। इस मंदिर में जो एकदम सेंटर है, जो एकदम सेंटर है, वहाँ पे 5 year old राम की मूर्ति रखी गई है, राइट। ऐसा क्यों है? ये आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने केस भी कहा कि केस किसने लड़ा, राम लला ने लड़ा। ये हम राम जन्मभूमि की लड़ाई थी। राम कहाँ पैदा हुए? अयोध्या में पैदा हुए। तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द फ्यू या शायद ओनली मंदिर है जो राम लला का मंदिर है। एग्जैक्टली। अगर मैं आपसे राम कहता हूँ, मैं आपके व्यूअर से अभी बोलता हूँ कि मैं आंखें बंद करिए, बोलिए राम, तो क्या दिमाग में आता है? तीर लेके राम या राम दरबार के राम। कभी बालक राम नहीं आता। बालक हमारे बालक कृष्ण दिमाग में आते हैं, क्योंकि हमने कृष्ण की लीलाएं देखी हैं। कृष्ण को मक्खन खाते, मोर लगाए, अपनी माता को तंग करते, अटखेलियां करते, वो कृष्ण रूप देखा है। लेकिन राम की अटखेलियां और राम का बाल रूप हमें ज़्यादा वर्णन नहीं किया है, वाल्मीकि ने भी बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया। तो ये इसलिए और इमोशनल मोमेंट है कि आप एक छोटे बालक को आपने उसके घर से निकाल दिया और वो रामलला विराजमान, मतलब एक तरह से रामलला, द चाइल्ड राम वाज स्टैंडिंग इन कोर्ट एंड फाइनली ही गॉट हिज हाउस बैक, राइट, विच इज़ अ टेम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसलिए वहाँ रामलला है, और राम, छोटे राम और उनके तीनों भाई और चारों, उनकी जो छोटी मूर्ति है वो, और बाकी अब तो पत्थर की मूर्ति भी लगेगी वहाँ पे, ब्लैक स्टोन की एक मूर्ति या वाइट स्टोन की मूर्ति लगेगी। तो इसलिए रामलला है वहाँ पे। तो राम के बाल रूप का ये मंदिर है, जो भारत में रेयर मिलेगा आपको। जो राम रूप का आपको उनके जो प्रौढ़ रूप है, जो भगवान राम है, जो सियावर राम है, जो धनुधारी राम है, उनकी मूर्तियाँ मिलेंगी आपको अधिकतर। व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि लगभग 30 साल से जो भक्त लोग हैं वो सब इसकी ब्रिक्स इकट्ठी कर रहे हैं। हाँ, राइट। वो 30 साल से 2 लाख से ज़्यादा ईंटें इकट्ठी करके रखे थे कि हम तो वेट कर रहे थे डिसीजन जिस दिन आएगा मंदिर बना। हाँ, लिटिल मोर नुआंस्ड टू इट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ, आप पूछिए फिर। हाँ, मतलब ये
तो मैं बोला कि इन ब्रिक्स को प्रिजर्व कैसे करके रखी और इनका उपयोग कैसे हुआ? हाँ, देखिए जब VHP ने मूवमेंट शुरू करा, मैंने कहा ना 1984 1980 में जब VHP ने मूवमेंट शुरू करा, तो उस समय कम्युनिकेशन के मीन्स बहुत लिमिटेड होते थे, तो आपको हर चीज़ फिजिकल करनी होती थी और कैसे पूरे जनता का मूवमेंट बनाया जाए। देखिए राम में आस्था सबकी है, सब श्री राम के मंदिर जाते हैं, विष्णुदेव के, राम उनके 7वें अवतार हैं, तो अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, लेकिन सबको कैसे इन्वॉल्व करा जाए, तो उसमें 2 काम करे गए। एक तो केवल देश से नहीं दुनिया से कहा गया कि आप एक एक ईंट भेजें और उस पर श्री राम लिख के भेजें, है ना। जैसे कहा जाता था कि जब वो राम सेतु बना तो श्री राम अगर आपने पत्थर पर लिख दिया तो पत्थर तैर गया, है ना। तो आप श्री राम लिख के भेजें, तो और फिर वो एक कार्यशाला बनाई गई अयोध्या में, जो आज भी है, कार्यालयपुरम है, और कार्यशाला बनाई गई जिसमें सारी ईंटें कोई लेके आया, किसी ने पोस्ट से भेजनी, किसी ने कुरियर से भेजनी, किसी ने अपने आप पूरा एक कार्यक्रम हुआ। मान लिया तमिलनाडु से आ रही है तो वहाँ पे पूरा कार्यक्रम हुआ और वो पहुँची, तो वो पूरी एक वॉल एक ऐसे मतलब ब्लॉक की वॉल बना के कार्यशाला में रखी गई। और जब अभी तो क्योंकि सारी वो ब्रिक्स मंदिर में चली गई, जब वो वॉल थी उसके आपको चित्र बहुत जगह इंटरनेट में मिल जाएंगे, इतनी सुंदर लगती थी। उसमें हिंदी में लिखा है, उसमें तमिल में लिखा है, उसमें तेलुगु में लिखा है, उसमें सब में श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। महाराष्ट्र से लोगों ने भेजी हैं, उड़ीसा से लोगों ने भेजी हैं, बल्कि ऐसा है कि विदेशों से लोगों ने भेजी हैं। आपको एक बात बीच में मजे की बात बताऊंगा, देखिए राम केवल भारत के प्रणेता नहीं है, राम इस विश्व के हीरो हैं। कैसे? थाईलैंड एक बुद्धिस्ट कंट्री है। थाईलैंड में आज भी राजा होता है, मतलब वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है और साथ में राजा भी होते हैं। उनके राजा की पदवी राम है, उनको रामा 1 रामा 2, अभी रामा द 10 चल रहे हैं इस समय, जो भी हैं उनकी टाइटल रामा द 10। मतलब रामा वॉज द एपिटमी ऑफ किंगशिप, मतलब राम राज्य की एपिटमी थी कि वो टाइटल ही बन गए। इजिप्ट की जो सभ्यता है उसमें राजा को रामसेस कहा जाता था। मजे की बात तो और लीजिए, इंडोनेशिया जो 90% इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे सबसे बड़ी रामलीलाएं होती हैं आज भी। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट है पब्लिकली कि वो एक बार गए वहाँ पे, जब शायद विदेश मंत्री थे, तो उनकी बात हुई कि भाई आप तो मुस्लिम देश हैं, ये क्यों हो रहा? बोलते हैं मेरी फेथ इस्लाम है, लेकिन मेरी जो कल्चर है, हिस्ट्री है, वो राम में जुड़ी है। तो वहाँ पे भी रामायण है, वहाँ पे, यहाँ पे तो नेशनल बुक, थाईलैंड की नेशनल बुक इज रामायण, इट्स कॉल्ड रामाकियन। इंडोनेशिया की नेशनल बुक इज रामायण, इसको नॉट नेशनल बुक, बट वहाँ पे अपनी रामायण फॉलो होती है जो काकाविन रामायण है। तो उन देशों से भी, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, फिलीपीन से, श्रीलंका से, दुनिया के अलग अलग देशों से भी ब्रिक, जिसमें श्री राम अपनी अपनी भाषा में लिखा है, वो सारी ये जो मैंने VHP की जो कार्यशाला है जहाँ पे वो मॉडल रखा है लोगों को प्रेरित करने के लिए, वो वाला मॉडल समझ गया आप? मॉडल जो मॉडल दिखता भी है, जो बिरला जी के आर्किटेक्ट ने बना के दिया, वो मॉडल रखा है लकड़ी का। और एक तो ईंटें इकट्ठी हो रही हैं, फिर जैसे बच्चों का लेगो गेम होता है ना, जोड़ जोड़ के बनाते हैं। तो ये जो मंदिर है इस समय, जैसे हमने बताया नागर शैली में बना है, इसमें लोहा कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये ब्लॉक की तरह बना गया, ये ब्लॉक को दूसरे लिंक से जोड़ दो। तो वो जो ब्लॉक्स हैं पिलर के, वो मार्क कर करके बन रहे हैं पिछले 30 साल से, और वो स्टोन पूरे तराशे जा रहे हैं। वहाँ पे कई कारीगर लगे हैं जो तराश रहे हैं, और वो पिलर अब साफ होके और उनकी मतलब जो स्टोन की पॉलिश होके वो मंदिर में लगे हैं सारे स्टोन। तो पिछले 30 साल से कार्विंग चल रही है, पिछले 30 साल से ईंटें इकट्ठी हो रही हैं, जिससे इसको जन जन का मूवमेंट कैसे बना जाए। वैसे इन सब से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले बात करी थी, कि उससे अयोध्या की, यूपी की रिलीजियस टूरिज्म में, इन सब में बहुत हेल्प होगी। राम मंदिर से सिर्फ और सिर्फ एक हमारे लिए बहुत 500 साल की जो लड़ाई है, वो तो उसके सामने हम खड़े हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, वो तो है ही, बट इसके साथ साथ बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलने वाली है, बहुत लोगों का घर भी बनना है, बहुत इनकम जनरेट होने वाली है। बिल्कुल राइट। तो इससे यूपी को रिलीजियस टूरिज्म में कैसे हेल्प होगी, कितना बड़ा ये? बहुत सही सवाल पूछा। जिस दिन राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था 2019 नवंबर में, मैं चैनल में ही था और किसी ने पूछा चैनल पे, शायद कोई वामपंथी कोई पत्रकार थे, उन्होंने कहा भाई हो गया तुम्हारा राम मंदिर, कैन वी टॉक इकोनॉमी नाउ, मतलब ये सब हो गया, अर्थव्यवस्था पे बात करें, जॉब पे बात करें। और मैंने तभी कुछ समय पहले लक्ष्मी नामा किताब पढ़ी थी, और ना भी पढ़ी हो तो अगर आप देखें, भारत में राज 200 से 250 टाउन ऐसे हैं, भारत के बड़े टाउन ऐसे हैं जो केवल टेम्पल टाउन इकोनॉमी पे चलते हैं, और छोटी मोटी नहीं, बड़ी इकोनॉमी। तिरुपति बालाजी जो इसमें आंध्र प्रदेश में आता है, वो अकेले में प्रतिवर्ष 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इकोनॉमी है। शिरडी जो महाराष्ट्र में आता है, मुंबई में, ये 3,000 करोड़ पर ईयर की इकोनॉमी है। शिरडी जो पास में है, छोटा मंदिर है, वो कम से कम 500 करोड़ की इकोनॉमी है। मैं बताता हूँ आपको, बल्कि एक यात्रा होती है, कांवर यात्रा।
हमारे इधर बहुत होती है। हाँ, जो आप अपने पास की नदी का जल लेके जाके किसी शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। जो नॉर्थ में लोग हैं वो नीलकंठ में लेके जाते हैं, कुछ काशी विश्वनाथ में लेके जाते हैं, कुछ आप इंदौर के हैं तो इंदौर के पास उज्जैन महाकाल लेके जाते हैं। वो जो कांवड़ यात्रा है वो केवल नॉर्थ में सबसे बड़ी, वो केवल 200-250 करोड़ की इकोनॉमी है। और बाकी आप कोई टेम्पल टाउन पकड़ लीजिए, टेम्पल टाउन में देखिए क्या क्या इकोनॉमी होती है। उसमें जो पंडित हैं उनकी इकोनॉमी होती है, बड़ी बड़ी पूजाएं हैं, जितनी पूजा सामग्री होती है उसकी इकोनॉमी है। वहाँ पे रहने की, वहाँ पे खाने की, वहाँ पे होटल से लेकर धर्मशाला की, वहाँ पे टैक्सी की, वहाँ पे जो फ्लाइट चलती हैं, वहाँ पे जो ट्रेन चलती हैं, वहाँ जो टैक्सी चलती हैं, हर फ्लावर्स की बहुत बड़ी इकोनॉमी। अब तो बहुत अच्छी नई स्टार्टअप आ गई जो चढ़े हुए फ्लावर्स हैं उनसे वो अगरबत्ती बना रही है, जिससे उनसे पोल्यूशन भी ना हो। मेरे ख्याल से फूल कुछ ऐसा नाम है। तो टेम्पल अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो मैंने यही बताया, उन्होंने कहा ना भाई इकोनॉमी हो गई। मैंने कहा नहीं, इकोनॉमी से तो आपने महरूम रखा हुआ था, आपने तो वंचित रखा हुआ था अयोध्या को आर्टिफिशियल केस के द्वारा। अब तो केवल अयोध्या नहीं, पूरा जो पूरब का उत्तर प्रदेश है, जिसको हम पूर्वांचल बोलते हैं, बल्कि बिहार के बहुत सारे टाउन वो तर जाएंगे। तो केवल राम जी की कृपा नहीं होगी, अब साथ में लक्ष्मी जी की कृपा भी होगी। तो और एक और छोटी सी बात बताऊंगा, 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और केस उस समय कोर्ट में था। सबको अंदाजा था क्योंकि एविडेंस सामने थे कि क्लिंचिंग एविडेंस है, अगर कोर्ट ने सही वर्डिक्ट दिया तो ये राम मंदिर के पक्ष में आना चाहिए। लेकिन मंदिर तो 2019 में वर्डिक्ट आया। 2017 से ही योगी आदित्यनाथ ने शायद उनके मन में ऐसा आ गया था, उन्होंने रामलला के स्वागत की तैयारी कर ली थी। वो कैसे कर ली थी? उन्होंने सबसे पहले अयोध्या जो टाउन था उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर कर दिया, उसका मेयर होने लगा। उससे क्या फ़ायदा होता है, जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं तो आपको फंड ज़्यादा आते हैं। वो फंड से क्या, उसका स्ट्रीट, उसके घाट, उसकी लाइट्स, उसका सीवेज, वो उसके घाट, वो सब इंप्रूव होने लगे। फिर उन्होंने पहले ही साल में क्या करा, बल्कि मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों को पूछना चाहता हूँ। अब तो फ्लाइट चलने लगी है, आपको पता है प्रधानमंत्री ने अभी पहली फ्लाइट का इनॉग्रेशन भी करा, फ्लाइट चलने लगी है। मुंबई से भी सीधी फ्लाइट है, दिल्ली से फ्लाइट है, अहमदाबाद से फ्लाइट है। बहुत सारे लोगों को भारत में यही नहीं पता था अयोध्या है कहाँ। मतलब पता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ है क्यों नहीं पता था? क्योंकि लोगों को लगता था कि अयोध्या एक विवादित जगह है, वहाँ तो दंगे होते हैं। क्योंकि अयोध्या में बरसों कोई बड़े दंगे नहीं हुए, अयोध्या के कारण शायद कहीं और दंगे हुए हैं। अयोध्या तो बड़ा शांत टाउन था। और अयोध्या में राम मंदिर तो अब बनने जा रहा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 8000 बड़े टेम्पल, छोटे बड़े टेम्पल है। वहाँ पे हनुमान जी का बहुत बड़ा टेम्पल है, हनुमानगढ़ी। बल्कि आज भी कहा जाता है कि हनुमान जी एक तरह से डोर कीपर है, तो आप हनुमान जी के दर्शन करें फिर राम जी के दर्शन करें। ऐसा तो उस इकोनॉमी को मरहूम रखा गया। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या करा, 2017 में बनते ही दिवाली की एक दिन पहले छोटी दिवाली पे दीपोत्सव मनाना शुरू कर दिया। वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसका साथियों सेकंड पार्ट अभी आएगा, और सेकंड पार्ट में और भी खुलासे होंगे ऐसे ऐसे कि जो हम आप लोग नहीं जानते, हम लोगों ने उसके बारे में नहीं सुना है। मैं साथियों खुद अयोध्या लगभग 5 बार गया हूँ, वो भी लगातार, क्योंकि मेरे यहाँ से ज्यादा दूर अयोध्या नहीं है, यहाँ से 100-200 किलोमीटर ही है। तो मैंने वहां पे जाके साथियों रामलला की हालत देखी है मंदिर बनने के पहले। अभी मंदिर बन गया तो मैं उसमें भी गया था अभी, लेकिन मंदिर के पहले मैंने उनकी हालत देखी थी, वो टेंट लगा के त्रिपाल में। तो देख के बहुत दुख होता था साथियों कि अपने जो इष्ट हैं, अपने जो भगवान है, उनको इस तरीके से देखना कितना कष्टदायी है, ये आप लोगों को अंदाजा होगा ही। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।